नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द माल्थुजियन थ्योरी रिलेटेड टू। तो जो नो माल्थुजियन थ्योरी है वो किससे रिलेट करता है आपका? तो लैक ऑफ रिसोर्सेज से रिलेट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एंटरप्रेन्योर ऑन एडवर्टाइजमेंट। जब जो एंटरप्रेन्योर है वो आपका खर्च करता है एडवर्टाइजिंग पे। द पब्लिक रिलेशंस द पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक रिलेशन से उसका कैसा ये एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात करता है। ठीक है। वट मेथोडोलॉजी इज प्लान्स इकोनॉमी इन इंडिया। तो जब कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करता है प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया? तो सोशलिस्ट सिस्टम। जबकि हम इंडिया को कैसा देखते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों की बात होती है ना। और कैपिटलिस्ट जो है किस पे बात करता है? प्राइवेटाइजेशन की भी बात करता है। वहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत होता है। और सोशलिस्ट पैटर्न में हम ये देखते हैं कि जो आपका इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है। कोई भी जो है रिसोर्स को इतना ज़्यादा अपने लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो सोशलिस्ट पैटर्न पे हमारी इकोनॉमी जो है प्लान्ड होती है। व्हाट डू यू व्हाट डू वी नो व्हेन कंसिडरिंग ग्रिफिन इज़ अ सब स्टैंडर्ड गुड? तो ग्रिफिन गुड वो गुड होती है जैसे इसको हम लोग चीप गुड भी कहते हैं। और ये जो है आपके डिमांड को फॉलो नहीं करता है। जब इसकी प्राइस ज़्यादा होती है तब इसका कंजप्शन ज़्यादा होता है, यानी इसका डिमांड ज़्यादा होता है। और जब इसकी प्राइस कम होती है तो इसका कंजप्शन कम होता है, इसकी डिमांड भी कम होती है। ओके। अगर हम इनकम से इसको रिलेट करें तो सपोज़ इसकी अगर आपकी इनकम ज़्यादा है क्योंकि एक इन्फीरियर टाइप ऑफ गुड है तो इसकी डिमांड कम होगी। और अगर आपकी इनकम कम है तो इसकी डिमांड फिर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक तरीके का ये चीप गुड है और डिमांड को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। डिमांड फॉर सब स्टैंडर्ड गुड फॉल्स व्हेन इनकम इंक्रीजेस। तो डिमांड जो सब स्टैंडर्ड गुड है, सब स्टैंडर्ड गुड मतलब चीप गुड है ना, चीप गुड की बात कर रहा है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस, तो जब आपकी इनकम इंक्रीजेस करेगी तो डिमांड फॉर सब स्टैंडर्ड गुड आप क्या करोगे? कम करोगे। नेक्स्ट हमारा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व किसका शेप में होता है? तो याद रखिएगा यू शेप में होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप में होता है। और आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है वो क्या होता है? आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? आपका यू शेप ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका यू करेक्ट हो जाएगा ना। इन विच रूल इट हैज़ बिन सेट इनकम इंक्रीजेज विथ कॉन्स्टेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है तो कॉन्स्टेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड आइटम्स डिक्रीज। तो आप जो है जब धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है आप इनकम, तो आप जो है कम खर्च करते हो फूड आइटम्स पे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजल रूल कहते हैं। एंजल वक्र आप जो अगर देखोगे तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव स्लोप होता है फॉर आपके नॉर्मल गुड के लिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका जो है गुड्स का कंजप्शन भी बढ़ता है। ठीक है, एंजल वक्र जो है पॉजिटिव होता है किसके केस में? आपके नॉर्मल गुड के केस में होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जबकि आपके जो है इन्फीरियर गुड के लिए कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, इस तरीके से बनेगा। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी इनकम जब ज़्यादा रहती है तो आप उसका कंजप्शन कम करते हो। मतलब यहाँ पर क्वांटिटी ले लो है ना, यहाँ पर आपकी इनकम ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब जब आपकी इनकम ज़्यादा रहेगी, आई डैश पे रहेगा, तो आप कंजप्शन जो है कम करोगे। जैसे आपकी इनकम कम होगी आप ज़्यादा कंजप्शन करोगे। तो ये पॉइंट याद रखना। दोज गुड विच आर आइदर फिक्स्ड फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो गुड जो कि फिक्स होता है कि इसको या फिर कंजप्शन कर देना है या फिर जो है इन्वेस्टमेंट कर देना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड गुड बोलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन विच पीरियड ऑफ एक्सट्रीम रिसेशन कम। तो सबसे ज़्यादा रिसेशन कौन से पीरियड में आया था? तो 1929 से लेके 1934। ठीक है, इसी के बाद जो है आप कीनेशियन का जो है सारा जो उनकी थ्योरी है वो भी देखते हो। तो एक्सट्रीम रिसेशन इस समय था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्हाट हु कैन फिक्स द इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन फिक्स करता है? तो करेंसी के डिवैल्यूएशन से हम फिक्स कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट प्रमोशन से कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट प्रमोशन से कर सकते हैं, करेंसी के डिवैल्यूएशन से भी कर सकते हैं, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो भी अच्छा है हमारे देश के लिए, और इंपोर्ट कम करें। ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब आपके देश में कोई गुड आ रहा है पर आपका डोमेस्टिक जो गुड है इतना
अच्छा है कि जो है इम्पोर्ट जो है आपका सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है उसकी वजह से। और कंट्री के डिवोल्यूशन का, करेंसी का डिवोल्यूशन का मतलब क्या है? डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। तो इससे जो है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को फिक्स कर सकते हैं। डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी रिजल्ट्स, तो डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी जब होता है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, तो इसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज़ इन द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है? इम्प्रूव करता है, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इम्प्रूव करता है। कैसे? अगर सपोज़ $1 के प्रति आपका ₹40 है, ठीक है, इसको बढ़ा दे, डिवेल्यूएट कर दे, तो रुपीज़ आपका कितना हो जाएगा? 45। तो आप इस केस में क्या करना चाहोगे कि आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपके देश में पैसा ज़्यादा आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम डिवैल्यूएशन या फिर हम डिप्रिसिएशन करते हैं, तो एक्सपोर्ट हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच टैक्स इज़ कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन से टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है? तो इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड प्रोडक्शन ड्यूटी। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम, कस्टम, प्रोडक्शन, याद रखिएगा। आईसीपी से इसको कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल, है ना। ये जो टैक्स है इसको सेंट्रल कलेक्ट करती है। आईसीपी, इनकम, जो है आपका कस्टम एंड प्रोडक्शन ड्यूटी। हु लॉसेज आर फाइनेंस्ड बाय नेट कैपिटल फ्लो रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, दस कैपिटल अकाउंट मोर, आपका क्या होगा? इज़ अ मोर करंट अकाउंट, ठीक है। व्हेन हु लूजेज आर फाइनेंस्ड बाय नेट कैपिटल फ्लो रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, हम नेट कैपिटल जो है रिसीव करते हैं, तो ये जो है करंट अकाउंट इज़ मोर, क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल अकाउंट जो है करंट अकाउंट ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलेगा। ये आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट देख लोगे, ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिजिकल पॉलिसी कंसर्न विथ, तो जो फिजिकल पॉलिसी है सरकार बनाती है, किससे कंसर्न करता है आपका? तो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट से कंसर्न करता है। टैक्सेशन किसका टूल है? तो टैक्सेशन आपका फिजिकल पॉलिसी का टूल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, हम किस मेथड से जो है आपका नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को मापते हैं? तो एक इनकम एक होता है आपका, एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है, एक प्रोडक्शन एंड इनपुट सिस्टम, ठीक है। इनकम, प्रोडक्शन एंड इनपुट सिस्टम से हम मेजर करते हैं। हु इज़ नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाई इनकम मेथड, तो क्या इंक्लूड नहीं होता है आपका? अगर आप नेशनल इनकम को मेज़र कर रहे हो इनकम मेथड से, तो पेंशन नहीं इंक्लूड होता है, ठीक है, पेंशन नहीं इंक्लूड होता है उसमें। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? या फिर हम जब पर्सनल इनकम में से क्या माइनस कर देते हैं? आपके डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आप कैसे बता सकते हो आपकी कंट्री का? जब आपकी जो पर कैपिटा इनकम होगी वो इंक्रीज़ करेगी। पर कैपिटा इनकम मतलब जीडीपी, जब जीडीपी को आप डिवाइड करोगे, सॉरी, नेशनल इनकम यानी जीडीपी को आप डिवाइड करोगे किससे? टोटल पॉपुलेशन, या फिर आप नेशनल इनकम को डिवाइड करोगे टोटल पॉपुलेशन से, तो वही आपकी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आ जाएगी। तो उससे हमें नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस पता चलता है। रियल लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी एस्टिमेटेड बाय, तो हम रियल लाइफ के स्टैंडर्ड को कैसे एस्टिमेट करते हैं? तो पर कैपिटा इनकम से करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू, तो याद रखिएगा कि ये जो है कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ रियल इनकम पर कैपिटा इन द इकोनॉमी फॉर अ सेम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, सम पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो है आपकी कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें देखने के लिए मिले, किस में? रियल इनकम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा यही, मतलब ये पॉइंट ही आपका है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस व्हाट प्रोपोर्शन डज कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, तो याद रखिएगा कि ये आप जब किन्स का लॉ देखते हो तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा कि जब हम इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजप्शन इंक्रीज़ करता है, ठीक है। पर अगर इनकम जो है डिक्रीज़ करे तो कंजप्शन आपका कांस्टेंट रहता है, एक रूल ये होता है। पर एक रूल ये भी होता है कि जिस तरीके से इनकम आपकी इंक्रीज़ करती है उस तरीके से आपका कंजप्शन, क्या आप सारा इनकम अपना कंज्यूम कर जाते हो? नहीं। तो याद रखना कि इनकम जिस तरीके से इंक्रीज़ करती है उस तरीके से आपका कंजप्शन इंक्रीज़ नहीं करता है। आप इसको खुद भी मतलब सेट करके देख सकते हो अपने एग्जाम्पल के तौर पे भी, ठीक है। नेशनल इनकम इज़ मेड अप ऑफ, किससे बना होता है नेशनल इनकम? तो प्रोडक्शन एक्टिविटी से मिलके बना होता है, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाई, किसके द्वारा किया जाता है? सीएसओ के द्वारा किया जाता है। अब ये याद रखिएगा बदल चुका है, ये एनएसओ हो गया है, सीएसओ और एनएसएसओ क्या हो गया है? मर्ज हो गया है,
ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मल्टीनेशनल फर्म्स, ठीक है, क्या होती है? आर कंपनी प्रैक्टिस मेनी कंट्री, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ फर्म, क्या होता है? सेविंग ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रियल जीडीपी इज़ मेजर्ड एट, वेरी इंपॉर्टेंट, रियल जीडीपी किस में मेजर होता है? आपके कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी किस पे होता है? आपके करंट प्राइस पे, ठीक है। रियल जीडीपी, क्योंकि आपको जीडीपी डिफ्लेक्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आप रियल जीडीपी को पढ़ते हो तो रियल जीडीपी आपके कांस्टेंट प्राइस पे मापी जाती है, जबकि आपकी नॉमिनल जीडीपी जो होती है करंट प्राइस पे नापी जाती है। परसेंटेज ऑफ करंट फिजिकल डेफिसिट, अभी इस समय आपका फिजिकल डेफिसिट कितना है, इसको ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी जो है मैंने कुछ दिन पहले ही करवाया था। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बाई, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसा होता है आपका? प्रोग्रेसिव, आर टैक्सेस आर बाई इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना जो है क्लियर नहीं है। टैक्सेस टेस्ट टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट्स वेट इज़ मच हैवियर ऑन द पुअर एंड देन रिच, कैसे? जैसे आपका जीएसटी की बात कर लेते हैं, जीएसटी अगर आप बढ़ा दो, ठीक है, जीएसटी बढ़ा दो, रिच के लिए क्या होता है? वो तो पे कर देगा, है ना, रिच जो है पे करेगा, पर जो पुअर है, पुअर के लिए वो क्या हो जाएगा? रिग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि जैसे जैसे जीएसटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है सबसे ज़्यादा बर्डन किस पे पड़ेगा? आपके पुअर पे पड़ेगा। तो जीएसटी इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि किस पे बर्डन ज़्यादा डालता है? आपके पुअर पे एज़ कम्पेयर टू आपके रिच। What is the formal method of entering into great trade agreement with group? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेडिंग ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच कॉस्ट इज़ रिलेटेड टू मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, विच कॉस्ट इज़ रिलेटेड टू मिनिमम कॉस्ट, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है, ठीक है, ये मिनिमम कॉस्ट से रिलेटेड है। टूथपेस्ट प्रोडक्ट आर सोल्ड अंडर, तो कौन से कंपटीशन में आता है? क्योंकि आप देखते हो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, तो टूथपेस्ट जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट है। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज़ ओनली वन बायर एंड ओनली वन सेलर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस स्टेटस को तो आपका बाई पार्टीजन मोनोपोली कहते हैं, याद रखिएगा, बाई पार्टीशन मोनोपोली। यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक बायर और एक सेलर है, ठीक है। इन द मार्केट स्ट्रक्चर द डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, तो यहाँ पर जो है मार्केट डिमांड जो फर्म का होता है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर में डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट रिफ्लेक्ट करता है डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, तो ये मोनोपोली, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फर्म और इंडस्ट्री सेम होती है मोनोपोली में, याद रखिएगा इस पॉइंट को। मोनोपोली का क्या है यहाँ पर? याद रखिएगा, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल होता है, वन सेलर होता है, और यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो मोनोपोली का ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, अलग अलग प्राइजेस चार्ज करता है, अलग अलग जो है कस्टमर से, मतलब जो है एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज करता है अलग अलग कस्टमर से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मोनोपोली में कितने नंबर ऑफ जो है आपके सेलर्स होते हैं? तो याद रखिएगा 1। कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ कंपनी कैन बी इम्प्रूव बाई, तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? तो अंडरस्टैंडिंग द मीटिंग ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट, हम जब कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझेंगे तभी होगा। नेक्स्ट हमारा द बेसिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू द, तो किसके बराबर होता है बेसिक कॉस्ट? द सम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। बेसिक कॉस्ट किससे मिलके बना होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट AC प्लस वेरिएबल कॉस्ट से। इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम वुड इंडिकेट अ बेटर वेलफेयर इट अकम्पनीड बाई द, तो इस जो है आपका इंक्रीजिंग इन पर कैपिटा इनकम से इंडिकेट ये होता है कि बेटर वेलफेयर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अ चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ पुअर, ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किसके फेवर में चेंज हो रहा है? पुअर के फेवर में। कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है कैपिटल फॉर्मेशन? तो जो टोटल सेविंग है उस पर डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है? तो टोटल सेविंग पे। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन इंडिया इज़, तो सबसे ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन सी है इंडिया में? तो स्टील इंडस्ट्री है। रिमूवल ऑफ बैरियर ऑन द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। LPG मॉडल कब आया था? 1991 में। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्राइसिंग इज डन बाय द
डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर प्राइसिंग डन होता है। अकॉर्डिंग टू द कम्युनिज्म हु आर द मेन एनिमीज ऑफ सोसाइटी, तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी, कम्युनिस्ट में क्या करते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी को वो मेन एनिमी मानते हैं, क्योंकि इससे लोगों को क्या आ जाता है, लालच आ जाता है। ठीक है, ओके। 45 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके 47 भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ डिफाइंड द एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन, तो टोटल कंजप्शन से टोटल इनकम, इससे हमें जो है एवरेज पता चलेगा कि टोटल जो है कंजप्शन क्या है और डिवाइडेड बाय आपकी टोटल इनकम, तो इससे हमें एवरेज कंजप्शन जो है पता चल जाएगी। फॉर्मूला यही है, व्हेन इनकम इंक्रीजेज इन शॉर्ट टर्म द एवरेज ट्रेंड ऑफ कंजप्शन जनरली, क्या होता है जब इनकम इंक्रीज करता है शॉर्ट रन में, तो एवरेज ट्रेंड ऑफ जो कंजप्शन क्या होता है आपका, डिक्लाइन करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट अब आ रहा है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर द कॉमन कमोडिटी इज अकॉम्पनीड बाई एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉमन कमोडिटी इज अकॉम्पनीड बाई, डिमांड इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज इन यानी हम कहीं ना कहीं कंज्यूमर की इनकम भी इंक्रीज कर रही है। तो किस केस में, नॉर्मल कमोडिटी के केस में है। लार्ज नंबर ऑफ जो है, लार्ज नंबर ऑफ बिग फर्म्स, तो किस केस में होती है, ओलिगोपोली, जैसे आपका कार वाला, कार के गिने चुने मार्केट है, ओलिगोपोली में होता है। इन विच मार्केट कंडीशन द फर्म आर डोमिनेंट, तो कौन से में आपका फर्म जो होती है डोमिनेंट होती है, तो मोनोपोलिस्टिक में ऐसा देखने के लिए मिलता है। व्हेन कंप्लीट मार्केट कंडीशन एग्जिस्ट, व्हेन देयर आर, कंप्लीट मार्केट एग्जिस्ट कब करता है, व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, जब आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं तो वो कंप्लीट मार्केट एग्जिस्ट करता है। द फर्म्स आर ऑफन प्राइस टेकर। ठीक है, तो प्राइस टेकर कहाँ होती है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव यानी परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में होती है प्राइस टेकर। when firm's equilibrium will be determined under the full competition, तो यहाँ पर मार्जिनल पावर इक्वल्स ग्रेटर देन आपके क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर, आपके उससे बड़ा होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। हु डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट, तो यहाँ पर आपका कैसे डिटरमाइंड होता है, तो एम सी इक्वल्स टू एम आर, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, एम सी किस, एम आर को क्या करें, नीचे से कट करें। ठीक है, ओके, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और आपके अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू, आपका एवरेज रेवेन्यू, प्राइस, डिमांड सब एक ही होती है ना यहाँ पर, ये आपका होता है। ठीक है, हु सपोर्टेड द नोशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर के नोशन को जो कल्पना है उसको जो है किसने जो है सपोर्ट किया था, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारा, डोंट टेक इंटरेस्ट इन बिल्डिंग एंड प्राइवेटली बेस्ड स्ट्रक्चर बिकॉज, ये आपका क्या होता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट रिटर्न। ठीक है, आप ज़्यादा प्राइवेटली बेस्ड बिल्डिंग एंड उसमें स्ट्रक्चर मत करो, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है रिटर्न देने में। द गोल्ड इज़ मेरली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है आपका, आपके इंटरनेशनल मार्केट से। विच रीज़न प्लेज द हाइएस्ट टैक्स, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका सबसे ज़्यादा हाइएस्ट टैक्स होता है। चलिए यहाँ पर 60 क्वेश्चन हमने कवर किया, कुछ और भी क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।